अश्विन बहुत हैंडसम। मुझे तो शाहरुख खान बहुत पसंद है, मतलब आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान। सो व्हाट अबाउट यू, लाइक आप शाहरुख खान सर के बारे में आपको कैसे लगता है वो? ऑनेस्टली मैं फ़ैन नहीं हूँ शाहरुख खान साहब का। मैं फ़ैन नहीं हूँ। क्या नाम बोला आपने? गोविंदा भैया के। सो आपको आगे बढ़ाने में बनारस ने कैसे सपोर्ट किया? अच्छा, बॉलीवुड में फेमस एक्ट्रेस ऐसी कौन सी है जो आपको बहुत पसंद है, या फिर क्रश वश टाइप का कुछ अगर हो तो बॉलीवुड में? अगर एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आलिया भट्ट बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। रीजनल एक्टर भी हैं, रीजनल मूवीज में भी आप एक्ट करते हैं, तो रीजनल मूवीज की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस आपको कौन सी लगती है? लाइक आपको रोमांटिक सीन करना है, आप अकेले में हो, वर्कशॉप के दौरान तो आपके साथ डायरेक्टर या कोई भी एडी या असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो आप उसकी निगरानी में कर रहे होते हो, तो अकेले का कोई मौका नहीं। हम लोग का तो चल रहा है। अरे आकाश और उस लड़की का तो चल रहा है। मेरा भी कई लोग के साथ चला है, और हम लोग वैनिटी में एक साथ बैठ के लंच कर लिए, और जब वैनिटी लंच करके उतरे ऐसे करके, तो बाहर जो स्पॉट बॉय खड़ा है, जो मेकअप आर्टिस्ट खड़े हैं, जो हेयर ड्रेसर, और मैं बनारस का लड़का, कहाँ से जाएगा अंदर से बनारस? करेक्ट। तो मेरी प्रैक्टिकली फटी जा रही थी। मैं अच्छे से किसिंग कर पाऊंगा तो क्या, तो अच्छे से करना है। उसके बाद वी आर हगिंग ईच अदर, वी आर किसिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, किसिंग ऑन द चीक एंड समटाइम ऑन नेक, और मैं उसके बाल पीछे कर रहा हूँ। थोड़ा रोमांटिक टाइप का सीक्वेंस था, राउंड ट्रॉली शॉट था। बंगाली गाने गाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ समझ में मुझे भी नहीं आता, पर ये पता बहुत मीठी लैंग्वेज है, बहुत मीठी है, सुन के अच्छी लगती है। हाँ भाई, तुम आपको भालो आची। हाँ, अभी तुम आके भालो भाषी। सीरियस है। ऐसा क्या सीरियस है? ट्रेंडिंग भी है थोड़ा। पूछिए। बता पाओगे ना? So hello, namaste, sat shri akal. This is your favorite Ashwin Pandey from Mastermind Gurukul, and we are thrilled to have a very special guest on our show. इनके बारे में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके पास एक टैलेंट नहीं, दो चीज़ नहीं, तीस चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो चलिए डायरेक्ट उनसे मिलते हैं, बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी कहानी के बारे में, और सीखते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स गो। ठीक है, सो वेलकम आकाश भैया टू आवर शो। इस कॉन्वर्सेशन में हम बहुत सारी बातें आपके बारे में जानेंगे, और ऑडियंस भी सुनना चाहती है आपके मुंह से बहुत सारी चीज़ें कि आपने कैसे शुरू किया, आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी ऑप्ट करी जो आप जहाँ पे अभी खड़े हो वहाँ तक आपको पहुँचाया जिसने, राइट? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि भाई तभी आप अच्छे बहुत लग रहे हो, मतलब थैंक यू आप भी कम हैंडसम नहीं हो। लाइक जिम वगैरह लाइक डेली जाते हैं आप? नहीं, मैं जिम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ और थोड़ा आर्कोबैट्स। तो मतलब लाइक जिम फ्रीक बॉडी आपकी है, तो लाइक हमेशा से जिम कभी किया या फिर? नहीं, बिगनिंग से ही मेरी बॉडी फिट ही रही है। जैसे कि ड्रैगन बॉल जी देखा तो हाँ देखा। उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो फिट रहते हैं, वैसे ही टाइप का हिसाब किताब। काइंड ऑफ ऐसे हम लोग क्यों नहीं है? राइट। तो आपके एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि एजुकेशन कहाँ से आपने किया, लाइक बनारस के ही रहने वाले हैं प्रॉपर? हाँ, मेरी अपब्रिंगिंग यहीं पर हुई है वाराणसी में, और मेरी एजुकेशन भी बनारस में ही हुई। मैंने किस स्कूल से पढ़े आप? हाँ, अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल से। अतुलानंद से? हाँ, लाइक ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। हाँ, स्वामी अतुलानंद से मेरी एजुकेशन हुई, और वहाँ मैं 12th तक पढ़ा हूँ। 12th तक पढ़े? हाँ। एंड आफ्टर दैट? उसके बाद मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, क्योंकि बीएससी बीकॉम या अदर थिंग करने का मतलब नहीं था, बिकॉज पहले से ही मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे फिल्म। अच्छा, यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड कि आपको फिल्म मेकिंग या फिर बॉलीवुड में ही जाना है? हाँ, करीब 13-14 साल की उम्र से। ओके। घर में ऐसा माहौल मिला, और कुछ परिवार के लोगों का ऐसा असर भी था कि डिसाइड किया कि इसी में जाना है। तो घर के लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं या फिर शौक रखते हैं? ऑब्वियसली गोविंदा जी, द सुपरस्टार लेजेंड गोविंदा जी मेरे बुआ जी के बेटे हैं। वाओ। हाँ, तो बचपन से ही ऐसा माहौल मिला हम लोगों को घर में। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, जिन्होंने गोविंदा जी को लॉन्च किया, राइट, आनंद जी मेरे चाचा जी, तो पापा ने ही बचपन से ऐसा ख्वाब देखा था कि उनके बच्चों में कोई एक ऐसा हो जो एक्टर हो या स्टार हो या फिल्म स्टार हो। करेक्ट। तो बचपन से ही ये उम्मीद दी गई कि तुम कुछ कर सकते हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, गो एंड डू समथिंग। करेक्ट। कुछ प्रूव करो। तो आपको लगा कि हाँ, इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए और कुछ नाम कमाना चाहिए। बिल्कुल। राइट। सो आपकी पहली मूवी मैंने देखी थी जो बॉलीवुड में हम जेएचवी मॉल में हमने देखी थी, एंड दैट नेम इज कौन मेरा कौन तेरा, आई गेस, राइट? तो उस मूवी के बारे में कुछ बताइए, लाइक जब आपको पता चला कि ऐसी मूवी आपको मिल रही है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट मूवी इन बॉलीवुड। हाँ, वो मेरी पहली फिल्म थी जो सिनेमा घर में आई। लेकिन उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी, मैंने विद कृष्णा अभिषेक, राइट, हाँ, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक।
तो मैंने और कृष्णा ने एक फिल्म की थी, उसका नाम था सलाम साहब। तो वो फिल्म उसके पहले बनी थी, शूट हुई थी। Correct. तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने कैमरा फेस किया था। पर रिलीज पहले कौन मेरा कौन तेरा हुई, क्योंकि वो पहले जो फिल्म मैंने शूट की थी वो किसी वजह से अटक गई और वो थिएटर्स में नहीं आ पाई। फिर कौन मेरा कौन तेरा मैंने किया, तो उसमें कुछ खास नया नहीं था क्योंकि पहले मैंने कैमरा एक्सपीरियंस कर लिया था। तो मैंने कौन मेरा कौन तेरा के पहले वाली फिल्म के बारे में ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सलाम साहब, हाँ सलाम साहब, पर वो रिलीज़ नहीं हो सकी। ऐसी बहुत सारी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री में होती हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाती है। तो उस फिल्म में मेरा पहला कैमरा एक्सपीरियंस था और मेरे पापा थे उस टाइम कि वो मुझे बताने के लिए, बिकॉज 90s में उन लोगों ने गोविंदा जी को लॉन्च किया था 80s में। तो उनको उस टाइम की काफ़ी नॉलेज थी कि कैसे काम करना है, क्या करना है। पर टेक्निकली आजकल जो चीज़ें आ रही हैं उसकी नॉलेज उन्हें नहीं थी। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बचपन से ही उन्होंने मुझे बहुत प्रेस किया, सपोर्ट किया कि तुम डांस करो, तुम एक्टिंग करो। मतलब उनकी ही वजह से जो मैं हूँ आज हूँ। That means a lot actually. तो वो टाइम था कि मैं जब पहली बार कैमरा एक्सपीरियंस कर रहा था तो बहुत डर सा था अंदर। मतलब डर था, मुझे लगा कॉन्फिडेंस एकदम टॉप नॉच। नहीं, कॉन्फिडेंस था मेरा, पर डांस के लिए था। बिकॉज बचपन से लेके आप डांस के शौकीन हैं? हाँ बहुत। वाओ। और फैमिली में है तो ब्लड में है। हाँ, तो बचपन में डांस कॉम्पिटिशंस काफ़ी मैंने पार्ट लिए थे, वाराणसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे भी। तो स्टेज के लिए आई वाज लाइक कि मस्त था मैं। आई कैन हिप हॉप एंड बॉलीवुड एंड ब्रेक एंड, तो वो सब मैं करने के लिए अंदर से कॉन्फिडेंट था। पर जब बात आई फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे एक्टिंग करने की, तो मेरा बचपन कुछ ऐसा बीता है कि मैं कैमरा लेके बहुत प्रिपरेशन करता था। उस टाइम DSLR कैमरास नहीं आते थे, साइबर शॉट होते थे, सोनी का कैमरा। तो मैं उसे लगा के ऐसे डायलॉग वायलॉग बोल के, सर जी मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया, कोई भीख मांगने नहीं आया। तो ऐसे ही कॉपी कर करके मैं प्रैक्टिस करता था। पर अपने से प्रैक्टिस करना और वहां स्क्रीन पर इतने सारे लोगों के सामने, अभी क्या शॉट अच्छे से नहीं हो रहा है, लाइट्स ऑन, कैमरा रोलिंग, एक्शन। राइट। क्या बोलना क्या था, तो ऐसा हो जाता था। तो शुरू में कुछ मतलब स्क्रिप्ट क्या थी? हाँ मतलब शुरू की 4 लाइन तो याद आ रही, लेकिन उसका फंबल हो गया। शुरू में ऐसा हुआ, शुरू के कई टेक में हुआ, पर अकेले में पापा मेरे को ले गए और ले आके 2 थप्पड़ मारे। क्या कर रहा है, परिवार का नाम खराब कर रहा है, ऐसे कैसे होगा। तो फिर अंदर से जो कॉन्फिडेंस निकला कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे परिवार का नाम खराब हो रहा है, कर हर मैदान फतेह। हाँ, कर हर मैदान फतेह। फिर जो करना शुरू किया तो रुका नहीं कहीं। और कृष्णा उस टाइम काफ़ी उन्होंने शो किया हुआ था, कॉमेडी नाइट्स और कॉमेडी नाइट बचाओ, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प किया उस टाइम। आकाश ये सही नहीं कर रहे हो, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा ये कर लोगे और मज़ा आ जाएगा, ऐसा कर लोगे वैसा कर लो, बहुत चीज़ें। एग्जैक्टली। तो उनका भी काफ़ी हेल्प रहा। तो करते करते एक तरह से फैमिलियर माहौल मिला तो कर लेता है इंसान। करेक्ट। तो जैसे कि आपने इसी सारी चीज़ें बताई कि कौन मेरा कौन तेरा के पहले भी आपने एक मूवी करी है जिसका नाम सलाम साहिब है। हाँ। और सलाम साहिब से ही आपका मेजर एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। Exactly. उसके बाद कौन मेरा कौन तेरा आपके लिए शायद एक इजी वे हो गया होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर लिया। राइट। तो जैसे इसके बाद आपकी पहली मूवी कौन मेरा कौन तेरा थी, तो और ये बॉलीवुड मूवी है। हाँ। करेक्ट। तो जैसे बॉलीवुड में हम लोग को लगता है कि बड़ा ग्लैमर है, बड़ा चमक धमक है, ठीक है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच दिखता है, एकदम साफ सुथरा। तो क्या ये अंदर से भी इतना साफ सुथरा है? जो खुद साफ सुथरा है उसके लिए सब कुछ साफ सुथरा है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अगर आप अंदर से साफ हैं, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आपको थोड़ा एलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अंदर से साफ हैं तो दुनिया आपके लिए साफ है। इसको मैं इस तरह से एलैबोरेट करना चाहूँगा कि आप कहीं जाते हो, फिल्म लाइन में ही जाते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। लाइक आपने कास्टिंग काउच सुना होगा, है ना? हाँ, सुना है। तो वो लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी होता है। तो हाँ, होता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है। तभी मेरे चाचा लोग मुझे मना करते थे कि कहीं उधर मत जाना तुम लोग। हाँ, कजन से थोड़ा सावधान रहा करो, हैंडसम हो ना। हाँ, तो ऐसा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि कोई आपको ऑफर कर रहा है कि ऐसा 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 कर लो तो तुम्हें ऐसा 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 मिल जाएगा। हाँ। लगता है यार कर ले, क्या पता हो जाए। हाँ। यही जो कर ले वाला रहता है ना, इसमें ही हम गड़बड़ा जाते हैं। और फिर होता है या नहीं होता है? कभी कभी होता भी है, कभी कभी होता है, पर वो फलता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि किसी भी चीज़ की गलत शुरुआत या गलत रास्ता अंत में गलत ही। मैंने अभी तक सुना था, मतलब रियलिटी के अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है। स्पेशली जैसे कि अश्विन, बहुत हैंडसम हो तुम,
तो अगर तुम जा रहे हो भैया एक तो बार तुम्हें- ये चीज एक बार कैमरे में देख के हाँ बोलिएगा। स्पेशली अश्विन बहुत हैंडसम हो तुम handsome। अभी ठीक था अभी ठीक था। तो जब हैंडसम लड़के जाते हैं इंडस्ट्री में तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गलत चीज़ों के लिए ऑफर मिलते हैं राइट, पर ये आपका चॉइस है कि आप उस यू ऑफर को टेकिंग accept दैट ऑफर और नॉट। और नॉट एग्जैक्टली। तो अगर आप सही हो तो सब सही है, आप सही नहीं, अगर आप सही हो तो सब सही है, और अगर आप सही नहीं हो तो कुछ कोई भी सही नहीं। नहीं है। ओके, ओके तो जैसे कि आपने बताया डांस के शौक रखते हैं आप, ठीक है, तो एक डांस का मैंने आपका एक इंस्टाग्राम पे कोई रील देखा था जहाँ पे आपसे एक डायलॉग बोलने के लिए बोला गया, ठीक है, हाँ वो एक कुछ गोविंदा मूवी का डायलॉग, गोविंदा सर का डायलॉग था कुछ हाँ, कि हाँ वो फटे हुए आम के अच्छा कुछ करके था। हाँ वो मैं इंडियाज बेस्ट डांसर में गया था। वहाँ पे जजेस थे टेरेंस सर, गीता मैम और मलाइका मैम। तो वहाँ पे मैंने डांस परफॉर्मेंस किया और लोगों को बहुत पसंद भी आया। तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिला मुझे वहाँ पे कि आपने बहुत अच्छा किया, आपका डांस फॉर्म बहुत अच्छा है गोविंदा स्टाइल। तो उसके बाद मैं वहाँ पे तो सिर्फ डांस करके आ गया। उसके बाद मैं एक शो में गया, उसका नाम था डांस विथ मी सीज़न 2। वो था जी कैफ़े के लिए, वो शक्ति जी और मुक्ति जी का शो था। तो वहाँ पे जब मैंने डांस किया तो उन्हें मेरे फैमिली टर्म्स के बारे में पहले से पता था कि आई एम रिलेटेड टू गोविंदा जी, लेजेंड गोविंदा जी। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ उनके अंदाज में कुछ बोल के दिखाइए, क्योंकि आपका डांस फॉर्म भी काफ़ी हद तक वो है। बिकॉज गोविंदा जी एक डांसर नहीं है, वो एक डांस फॉर्म है। एग्जैक्टली, एक डांस फॉर्म। करेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे जो आता था मैंने बोला हटा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले मंडी में खड़े ली अंटी बजा रही बार बार घंटी, खुल्लो हवा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले चल छाड़ा बन क्या जा बाबू के लिए चाय लेके आ। तो वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू, वेरी नाइस। सो मतलब क्या बोलूँ, ये एक बार और सुनने का मन कर रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। सो आपको देख के मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीइंग एक्टर आपने अपने पैशन को फॉलो करा, बिकॉज यू लव एक्टिंग एक्चुअली, ठीक है, आपके लिए डांसिंग टू राइट। सो आपको देख के मुझे मतलब दिल एकदम दग गदगद हो गया, कह सकते हैं गदगद हो गया। सो ऐसे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। मेरे जाने में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कि एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, डांस में करियर बनाना चाहते हैं, जो भी उनका पैशन है, आइदर द पेंट फॉर्म, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट। तो उनके ना जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है वो प्रमोट नहीं करती उनको। वो बोलती है कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा, अरे नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, डॉक्टर बनो डॉक्टर, अरे इंजीनियर बनो इंजीनियर। तो इसमें आपका क्या टेक है कि क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ के लिए भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए, पर वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास भी एक रीज़न है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस चीज़ में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। राइट। हाँ, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ में इनकम की श्योरिटी नहीं है, कल को लड़का सक्सेसफुल होगा तो वो कुछ अर्न करेगा, पर इतने सारे लोग लगे हुए हैं, अगर नहीं हुआ तो उनके आस पड़ोस के लोग, उनके सोसाइटी के लोग बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही बेकार निकल गया। करेक्ट। तो वो डरते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, उसके करियर को लेके, इसलिए वो मना करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक पेरेंट अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, प्रेरित करने के साथ साथ उनके ऊपर इन्वेस्ट भी करता है। राइट। कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम इस कॉलेज में एडमिशन लो, तुम्हारे लिए मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ, 5 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसा होता है। वो डोनेशन वो लोग देते हैं। पर यही चीज़ अगर एक्टिंग में किया जाए कि तुम्हें एक्टर बनना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स करने के लिए तैयार हूँ कि you'll go to मुंबई, वहाँ जाओ, तुम्हें मैं अच्छा जिम ज्वाइन कराऊँगा, गणेश आचार्य, टेरेंस जैसे मास्टर्स के डांस क्लास ज्वाइन कराऊंगा, उसकी जो फीस है, जो पेमेंट है वो मैं तुम्हें कराऊंगा। तुम जाओ, जैसे कि डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें एक्टर बनने के लिए या एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए तुम्हें जो भी चीज़ की नेसेसिटी है वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, उसके पीछे के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो चीज़ कर सकता है, और अगर उस चीज़ के लिए पेरेंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं सक्सेसफुल? जैसे कि आपने बताया कि श्योरिटी नहीं है, पेरेंट्स को ये नहीं लग पता कि श्योरिटी नहीं है कि पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, क्या कामयाब होगा भी या नहीं होगा,
ठीक है, तो क्या उस केस में पेरेंट्स इन्वेस्ट करेंगे बच्चे के ऊपर? बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप ही हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम फुल ऑन है, बट ये फैमिली आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स एकदम सपोर्टिव नहीं थे, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वक्त पहली चीज़ किसी के भी दिमाग में आता है मैं भाग जाऊं, जाके कर लूं कुछ, तो मेरे भी दिमाग में आता था। पहले मेरे पापा इतना सपोर्ट नहीं करते थे मुझे, फिर मैंने खुद से कुछ डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया और ख़ुद को प्रूव किया, तो उन्हें भी लगा यार ये तो अपने से कर रहा है, राइट, ये कर सकता है, तो उनकी नज़र पड़ी मेरे पे। तो क्या अच्छा क्या हुआ पिछले कंपटीशन में, तो मैंने बोला कि जीत गया मैं। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, कल से डांस करो। ओके, फर्स्टली हमें एक बार उनको मोटिवेशन आया कि पेरेंट्स हाँ, को मनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि उनको लगे यार ये बिना कहे कर रहा है, करेक्ट, इसको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, और ये पागल है इस चीज़ के लिए, ये करके रहेगा, मैं मना कर रहा हूँ तो भी कर रहा है, इसका मतलब ये करना चाहता है। एग्जैक्टली, अगर आपके अंदर ये वाली फायर है तभी आप कुछ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं कर रहा हूँ, चलो डांसर नहीं बन रहा हूँ, चलो एक्टर नहीं बन रहा हूँ, तो दुकान चला लूँगा, चलो वो कर लूँगा, या वो, अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। एग्जैक्टली। तो रहने वाले आप बनारस के हैं, तो आप लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी हैं या फिर कहीं और के भी? नहीं, प्रॉपर वाराणसी। सो आपको आगे बढ़ाने में बनारस ने कैसे सपोर्ट किया है? मतलब बनारस का क्या एक की रोल रहा है आपको लाइक पुश अप करने में इन फ्यूचर? हाँ, बनारस ने इस तरह से सपोर्ट किया मुझे कि यहाँ पे जो भी मैंने स्टार्टिंग डेज में डांस कंपटीशन में पार्ट लिया, तो मैंने यहीं से शुरुआत किया, नागरी नाटक मंडली से शुरुआत किया। Yes. और वहाँ पे जो भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते, कुछ हारे भी, तो बस यही सपोर्ट रहा है बनारस से। बाकी बनारस की जो मेंटालिटी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो आगे बढ़ते हुए लोगों को देख के कहते हैं अरे ये क्या करेंगे भैया, ठीक है थोड़ी मनी नाच रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लें, चलो जब तक कर रहे हैं आएंगे फिर पापा की दुकान संभालेंगे। हाँ, फिर बैठ जाएंगे अपने पिताजी की गद्दी पे। और अलग तो ये तो है ही, इसके अलावा आपके जब पिताजी से मिलेंगे कहेंगे कि देखे थे आपका लड़का नाच रहा था, कराइए उसको, पढ़ाई वढ़ाई कराइए, नाच गाना अपनी जगह ठीक है, उसको कुछ कराइए, अच्छे से उसको रास्ते पे लाइए। मतलब डांस गाना करना, नाच गाना करना रास्ता नहीं है, दुकान पे बैठना या कुछ और काम करना रास्ता होता है। ये यहाँ की मेंटालिटी है। तो यहाँ की मेंटालिटी से बचते हुए, ऐसे लोगों की मेंटालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ऐसे लोगों की मेंटालिटी से बचते हुए खुद में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है और मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। करेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। एग्जैक्टली राइट। तो जब बनारस की बात हो ही रही है, तो जानते हैं कि बनारस में सबसे फेवरेट खाने की चीज़ आपकी क्या है? मलाइयो। मलाइयो, ठंड का वक्त भी चल रहा है, हाँ, तो खाए कि नहीं अभी तक? हाँ 2-3 बार खा लिया, जब से बनारस आया हुआ हूँ खा लिया मैंने। अच्छा, अभी यू वर इन बॉम्बे? हाँ, इसके पहले मुंबई में था। कितने टाइम पहले आया अभी आप बनारस? 10-12 दिन पहले। 10-12 दिन। अच्छा, बनारस में वापस घर में आके मतलब सुकून नेक्स्ट लेवल होता है ना? यहाँ पे सुकून है, वहाँ पे काम है, और घर आके सबसे अच्छी चीज़ होती है घर का खाना मिलता है। और मुंबई में ज़्यादातर हम लोग का बाहर खाना होता है, स्पेशली शूटिंग में। राइट। प्रोडक्शन का दिया हुआ खाना खाना होता है और थोड़े टैंट्रम्स दिखाने होते हैं। अच्छा, टैंट्रम से याद आया, हाँ, जब सेट पे आप रहते हैं, जब आप पिक्चरें कर रहे होते हैं या फिर कोई ऐसा सीन कर रहे होते हैं, तो लाइक लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं, या जो भी आपके को एक्ट्रेस होती हैं उनके बड़े नखरे होते हैं। बेशक। तो वो कैसे आप हैंडल करते हैं? जैसे कि वैनिटी में कोई 2 घंटा लगा रहा, आप सेट पे ऐसे इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए अभी तक आए नहीं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, काफ़ी बार हुआ, पर क्या है कि अगर अच्छी को आर्टिस्ट मिल जाए तो लकीली इंसान हाँ अच्छा होता है, उसके लिए लकी होता है। पर नखरे भी 2 तरह के होते हैं, एक असली वाले नखरे और एक नकली वाले। तो असली वाले नखरे ऐसे होते हैं कि जब आपकी को आर्टिस्ट को वाकई में टाइम लगता है कि वो थोड़ी सी बदसूरत है या नहीं अच्छी दिखती, तो उसको मेकअप करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो हो जाता है कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा ऊपर हम लोग सेट पे बैठे रहते हैं, अभी कब आएगी, अभी नहीं आई, अच्छा अच्छा अभी कितना देर, अच्छा बॉय आके बता रहा है कि अभी आधा घंटा और लगेगा मैम को, चलो ठीक है, चलो हम लोग भी चल के वैनिटी में बैठ जाते हैं। ये असली वाले नखरे होते हैं। और एक ऐसा होता है कि जो कोई एक्ट्रेस है उसको डायरेक्टर से या तो खुन्नस है या किसी से कोई खुन्नस है या कोई तकलीफ है, तो इसको तो मैं बताऊंगी, जानबूझ के मैं 2 घंटे लेट आऊँगी। तो ये नकली वाले नखरे होते हैं। तो ये जो नकली वाले नखरे होते हैं ये ज़्यादा तंग करते हैं, पर ये ज़्यादा दिन तक चलते नहीं, ना ही उनके काम के लिए अच्छे होते हैं, ना उस फिल्म के लिए अच्छे होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि
फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक्ट्रेस के साथ आपकी मूवी हो रही है, ठीक है, और जैसे कि वरुण धवन और आलिया भट्ट का बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी लाइक वो हुआ कि दे वर इन रिलेशनशिप, तो ऐसा कभी आपके साथ नहीं हुआ कि आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं? नहीं, ऐसा फिलहाल तो नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन आगे का कोई नहीं जान सकता, कोई कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। बिकॉज जब आप अपनी को आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होते हो तो बहुत सा ऐसा मोमेंट आता है, लाइक आप डांस क्लास जाते हो, आप क्लोज होते हो, आपकी क्लोजनेस बढ़ती है उनके साथ। जब आप एक्टिंग का रिहर्सल कर रहे होते हो, आपका वर्कशॉप चल रहा होता है, तो आप बहुत टाइम होता है जब आपको रोमांटिक सीन करना है या आप अकेले में हो वर्कशॉप के दौरान, तो आपके साथ डायरेक्टर या कोई भी एडी या असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो आप उसकी निगरानी में कर रहे होते हो, तो अकेले का कोई मौका नहीं मिलता है। तो नहीं, मजाक कर रहा था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी को आर्टिस्ट के साथ अच्छे दोस्त बन जाते हो, राइट। तो जब एक लड़का और एक लड़की में दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, तो कभी कभी म्यूचुअली एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, आकाश भाई। हाँ सही हो रहा है, थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और यही आपको आगे बढ़ाएगा। तो मैं ऐसा कह रहा था कि जब आपका दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, तो फिर उसके बाद आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपका प्यार का रिश्ता भी बन जाता है। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है करना नहीं चाहिए। जो भी बिगनर्स हैं, जो भी नए एक्टर्स हैं, मैं उनको यही सजेशन दूंगा, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके काम में डिस्टर्बेंस हो जाता है। उस पूरे स्केड्यूल में जो आप फिल्म लिए हुए, जो आप काम करने वाले हो, अगर आप उसमें अफेयर करोगे या आप उसमें प्रेम प्रपंच करने लग जाओगे, तो आप काम कब करोगे? करेक्ट। फिर आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइक यू मीन टू से दैट कि आपको प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा सा मेंटेन करके, बैलेंस करके रखना चाहिए। सबसे अच्छी सलाह मुझे गोविंदा जी ने दी थी, चीची भैया ने। वो ये दी थी, क्या नाम बोला आपने गोविंदा भैया के? गोविंदा जी ने, चीची भैया हम लोग बोलते हैं। ओके। उन्होंने ये सलाह दी थी कि जब भी आप फिल्मों में काम करो, तो अपनी को आर्टिस्ट को, अगर वो अच्छी इंसान है, तो उसे अच्छा दोस्त बना लो। दोस्त, तो अगर आप उसे अच्छा दोस्त बना लोगे, हाँ, तो इसमें क्या होगा, आपको काम करना बहुत इजी हो जाएगा। और आप जो भी सीन्स करोगे, लाइक रोमांटिक सीन भी करोगे, इवन आप किसिंग सीन भी कर रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा कि आपने किस किया, उसके बाद आप लोग मजाक करोगे, यार ये हम लोग क्या कर दिया यार, कैसा सीन है। तो ये बहुत अच्छा, अरे यार अच्छा नहीं लगा, अरे यार अच्छा, हाँ यार अच्छा नहीं लगा यार, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो अगर आप उससे अच्छी दोस्त बना लोगे, तो आप हंसते खेलते पूरी फिल्म कब निकाल दोगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। तो आपकी ये बात सुन के मुझे वो स्कूल का टाइम याद आ गया, जब हम लोग क्लास में लंच करते थे, और किसी एक लड़की के साथ अगर लंच कर लिया एक दो बार, तो पूरे सेक्शंस में, पूरे स्कूल में फेमस हो जाती थी, अरे अश्विन का और उस लड़की का चल रहा है, इन लोग का तो चल रहा है, अरे आकाश और उस लड़की का तो चल रहा है। मेरा भी कई लोग के साथ चला है यही वाला। राइट। तो ऐसा वही सेम चीज़ आपके साथ भी है कि आप जब को एक्टर के साथ अपने रहते हो, को आर्टिस्ट के साथ होता है हाँ। शूटिंग पे होता है, लाइक मैं अपनी हीरोइन के साथ या मैं अपनी को आर्टिस्ट के साथ बैठ के, हम लोग अगर अच्छी दोस्ती हो गई 3-4 दिन में, 5 दिन में, एक्टर वाली दोस्ती तो हो गई, तो हम लोग चौथे दिन गए यार साथ में बैठ के लंच करते हैं, और हम लोग वैनिटी में एक साथ बैठ के लंच कर लिए, और जब वैनिटी लंच करके उतरे ऐसे करके, तो बाहर जो स्पॉट बॉय खड़ा है, जो मेकअप आर्टिस्ट खड़े हैं, जो हेयर ड्रेसर खड़े हैं, हाँ लोग बात करते हैं, आप कितने अच्छे रहो या कितने बुरे रहो, लोग बात करते हैं, और होना भी चाहिए, बात होती रहनी चाहिए बस। करेक्ट। ये एक एक्टर के लिए, एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत जरूरी है कि उसके बारे में अच्छा या बुरा बात होती रहनी चाहिए। तो जैसे हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, मूवी सेट की, राइट, तो अभी तक जितनी भी आपने मूवीज़ की है, आप, मैंने अभी देखा आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे कि आप रीजनल मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अभी नाउ डेज, राइट। तो रीजनल मूवीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेज पे अभी तक का कोई ऐसा यादगार सीन फ्रॉम दैट सलाम साहिब टिल नाउ, कि कोई ऐसा मेमोरेबल सीन जो आपको अभी तक याद हो और आप चाहते हैं वो सीन तो एक बार फिर से आना चाहिए, लाइक ऐसा कुछ? हाँ, एक ऐसा मोमेंट रहा है मेरे लिए, मेमोरेबल भी रहा है और अ बिट एम्बैरेसिंग भी रहा है। वो मोमेंट ये है कि मैं अपनी सो कॉल्ड फर्स्ट फिल्म कौन मेरा कौन तेरा जब कर रहा था, तो उस फिल्म में मेरी हीरोइन थी माहिरा शर्मा, बिग बॉस में जो आई थी माहिरा। तो माहिरा मेरे अपोजिट काम कर रही थी, और मेरा और माहिरा का एक किसिंग सीन था उस फिल्म में, एंड माई डैड वॉज देयर, तो वो वहाँ पे थे। अब मेरा किसिंग सीन होने जा रहा है, नेक्स्ट सीन मुझे पता है किसिंग होने जा रहा है, और मेरे पापा बैठे हुए सेट पे,
ये बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। और ये मुझे याद है, जिंदगी भर याद रहेगा। अब आप बोलेंगे कैसे एक तो मैं दूसरी फिल्म कर रहा था, ठीक है, और मुझे अब पता चल रहा है 5 मिनट पहले कि मुझे अपने पापा के सामने किस करना है, और मैं बनारस का लड़का, कहाँ से जाएगा अंदर से बनारस। करेक्ट। तो मेरी प्रैक्टिकली फटी जा रही थी कि पापा सामने बैठे हैं और कैसे होगा कैसे। तो मैं गया दौड़ के, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मैंने कहा कि सर कुछ देर के लिए अगर मेरा किसिंग सीन होने जा रहा है तो अगर पापा को यहाँ से हटा देंगे तो मैं अच्छे से किसिंग कर पाऊँगा। तो क्या तो अच्छे से करना है। तो मैंने कहा मतलब शॉट अच्छे से दे पाऊँगा। तो ये अच्छे से मतलब वो वाला अच्छा था ना। हाँ वही, मतलब अच्छे से शॉट दे पाऊँगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि पापा होंगे तब भी करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे करना है। तो मैं गया वहाँ पर सेट पे और करने लग गया। तो पहले मैंने ऐसा देखा तो मुझे पापा दिखे नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब माहिरा मेरी अच्छी दोस्त थी, तो मैंने बोला माहिरा एक छोटा सा शॉट है, किसिंग करना है टपाक और ख़त्म करेंगे। तो वो बोली हाँ यार चलो करके ख़त्म करते हैं। और डायरेक्टर ने एक्शन बोला और हम लोग एक दूसरे को पहले हग किए और फिर उसके बाद एक दूसरे क्लोज आए और फिर हम लोगों ने किस किया और फिर राउंड ट्रॉली शॉट चलने लगा। उसके बाद वी आर हगिंग ईच अदर, वी आर किसिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, किसिंग ऑन द चीक एंड समटाइम ऑन नेक, और मैं उसके बाल पीछे कर रहा हूँ। थोड़ा रोमांटिक टाइप का सीक्वेंस था एंड राउंड ट्रॉली शॉट था। तो वो हो गया एंड आई वाज लाइक हो गया, चलो पापा भी नहीं देखे। और जब ये शॉट ख़त्म हुआ तो जहाँ मॉनिटर लगा हुआ था, जहाँ डायरेक्टर और सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने वहाँ ऐसा लुक दिया ऐसा। तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पापा बैठे हुए थे, क्योंकि जब शॉट शुरू हुआ था तो पापा नहीं थे। मोए हो गया मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसा गेम किया गया था कि जब शॉट शुरू हुआ तो एडी ने उस टाइम के लिए पापा को हटा दिया था एंड आई वाज इन्वॉल्व इन द शॉट। तो मुझे ध्यान नहीं था कौन कहाँ आ रहा है, बैठ रहा है क्या। और जब शॉट खत्म हो गया तो मैं कैमरा की तरफ देख रहा था, पापा बैठे था। पापा कुछ बोले बात पे? पापा कुछ नहीं बोले। और फिर वो शॉट खत्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे मम्मी का फ़ोन आया और मैं उठाया हूँ। मैंने कहा हाँ मम्मी बोलिए। तो वो बोलती हैं तो पापा कह रहे हैं एक नंबर के बदतमीज। मैंने कहा मम्मी इतनी बदतमीज लाइन में हूँ तो थोड़ा सा बदतमीज ही नहीं करूँगा तो कहाँ जाऊँगा मैं। तो फिर उसके बाद ऐसे करके वो सीक्वेंस खत्म हुआ। वंडरफुल। क्योंकि बाप बेटे में एक मर्यादा होती है, तो वो बात भी मेरे पापा मुझसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे कि बेटा चुम्मा लियो। तो इसलिए मम्मी का फोन आया कि क्या किया तुम। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं किया मम्मी, हो गया जो था होना था हो गया। तो लाइक दिस वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट टिल नाउ आई गेस, राइट? हाँ, एंड मेमोरेबल भी था। मेमोरेबल था। तो अच्छा गोविंदा सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके बुआ के लड़के हैं, तो गोविंदा सर से आपने सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या ली, क्या क्या उनसे सीखा आपने, और उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया आगे बढ़ने में? जब मैं अपने होश संभाला हूँ, मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि मैं कैसे घर से हूँ जहाँ पे कोई हीरो है। हाँ। कोई स्टार है। मैं 90s में पैदा हुआ हूँ, तो फिर मुझे मालूम चला कि अपने घर का कोई इंसान हीरो है। तो आई वॉज लाइक अरे हीरो है अपने घर का कोई। स्कूल जाता था तो लगता था कि मैं हीरो के घर से हूँ यार। तो बचपन से थोड़ा हीरोइज्म रहता था बॉडी में। ऊपर से बनारसी वाले तो और बनारसी वाले तुम जानते नहीं हो मेरा भाई कौन है, वैसा वाला सीन रहता था। फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो समझ में आया कि ठीक है ये सब हीरोइज्म नॉर्मल है, पर असली हीरो कितना हार्डवर्क करता है, कितनी मेहनत करता है, वो उनको देखकर समझ में आया। और जब उनको नज़दीक से देखा, उनकी ज़िंदगी देखा, तो ये चीज़ें लेसन बन गई मेरे लिए कि ऐसे ही कोई हीरो नहीं बन जाता। सही बात। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत चने चबाने पड़ते हैं, लोहे के, गोल्ड के, आयरन के, प्लैटिनम के, एल्युमिनियम के, हर तरह के चने चबाने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब आप एक अच्छे हीरो बनते हो। करेक्ट। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली बेसिकली। जैसे कि उनको देखकर बड़ा हुआ तो बहुत सारी उनकी स्टाइल, उनके डांस फॉर्म, ये सब खुद ब खुद अंदर आ रहे थे क्योंकि फैमिली के ही थे वो, और उनको ही बचपन से देखकर बड़ा हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे ऑटोमेटिकली सीख गया था। फिर जब उनसे पर्सनली मिल के बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, वो थी फिल्म लाइन के फंडे, लाइक कि हाउ टू ट्रीट इन फ्रंट ऑफ समवन,
तुम्हें किसी सेलिब्रिटी के सामने या किसी के भी सामने कैसे ट्रीट करना है, Okay. कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें उनको देख के उनसे सीखी मैंने। और उनके साथ बैठ के मैंने बहुत बार उनके घर पे गया, उनके साथ बैठा, बहुत शामों को मैंने बैठा है, बहुत सारी शाम मैंने उनके साथ बैठा हुआ हूँ और बहुत सारे दिन में भी बैठा हूँ। तो बात में ही उनसे ऐसा दिव्य ज्ञान मिल जाता है, ऐसा विलुप्त ज्ञान मिल जाता है जो वो बता नहीं रहे होते हैं, पर वो बताते बताते बता जाते हैं। तो उनके साथ बैठना ही एक बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। सही बात। तो इसलिए उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे सीखने के लिए मिली कि बीइंग एन एक्टर, तुम्हें सबसे पहले एक अच्छा एक्टर बनने के पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। ये उन्होंने ही मेरे से बोला है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो आकाश में जैसे कि आपने बताया कि गोविंदा सर ने आपको बताया और आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, राइट? सो नोबडी हैंडेड यू नथिंग ऑन योर हैंड्स। उन्होंने बताया, सिखाया, लेकिन किया आपने, झेला आपने, एक्सपीरियंस गेन करा आपने, गिरे आप हैं। तो लाइक वो कौन सा एकदम टफ पार्ट था, मतलब आपके अभी तक के जर्नी का वो टफ पार्ट जो आप कभी भूल नहीं सकते, एंड आप उसने उस चीज़ को आपने कॉन्फिडेंस से ओवरकम किया? लाइक ऐसा कोई चैलेंज जो आपने अभी तक के जर्नी में बहुत बड़ा फेस किया है? टफ पार्ट इंसान के लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में एवरी डे चल रहा होता है, क्योंकि जब आप एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दे देते हो तो आपके लिए चैलेंज आ जाता है कि अब नेक्स्ट आप अच्छा क्या करोगे। करेक्ट, ठीक है। पर जैसा कि तुम पूछ रहे हो और जानना चाहते हो, मैं बताऊंगा अश्विन कि टफ पार्ट मेरे लिए तब था जब मैं हिंदी सिनेमा से रीजनल सिनेमा में स्विच कर रहा था। क्योंकि जब आप हिंदी सिनेमा कर रहे होते हो तो आपका बजट बड़ा होता है, कैनवास बड़ा होता है, करेक्ट, आपके लिए वैनिटी, बड़ी बड़ी वैनिटी प्रोवाइड की जाती है और बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं जिसमें आपको लगता या आई एम स्टार, अब से तो मेरा तो हो गया। एग्जैक्टली। पर जब आप उससे रीजनल सिनेमा में स्विच करते हो तो रीजनल सिनेमा का बजट जो होता है वो कम होता है, छोटा होता है, तो आपको बहुत सारी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, आपको हॉस्पिटैलिटीज़ नहीं मिलती। तब आपको थोड़ा तकलीफ होती है, अजीब लगता है कि यार मैं वो कर रहा था, अब मैं ये कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ आ गया। पर ये गलत सोच है, लगता है मैं कहाँ से कहाँ आ गया। पर आप ऐसा कह नहीं सकते कि कहाँ रीजनल एंड कहाँ हिंदी सिनेमा, नहीं कह सकते, क्योंकि काम होता है। आप कोई भी काम करो अच्छा होता है अगर आप काम को सीरियसली कर रहे हो और पूरे लगन से कर रहे हो, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा है दुखी वही होता है जो ऊपर से नीचे आता है, इसीलिए हमने आसन सदैव धरती पर बिछाया है। क्या बात है। अगर आप सदैव डाउन टू अर्थ रहोगे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे, तो आप कभी भी दुख महसूस नहीं करोगे। आप कभी ये नहीं सोचोगे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा था, मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ, या मुझे वो हॉस्पिटैलिटी, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो मुझे उस टाइम मिल रही थी। एग्जैक्टली। तो पर बिगनिंग में मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं हिंदी फिल्में इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था, बड़े बजट की कर रहा था, अब मैं रीजनल कर रहा हूँ, उसमें बजट छोटा है, वो हॉस्पिटैलिटी में नहीं मिल रही, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पर आपके दुखों का कारण आपकी अज्ञानता होती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में दुख आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ मिस कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तभी आप दुखी हो। करेक्ट। तो जैसे कि आप इन पिछले कुछ दिनों से आप रीजनल मूवीज़ में बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं, रीजनल मूवीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आई थिंक बिफोर यू के साथ कर रहे हैं। बिफोर यू, राइट। तो रीजनल मूवीज़ का कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब हाउ इट इज़ गोइंग राइट नाउ? पहली फिल्म में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि जब हिंदी से मैं रीजनल में स्विच हुआ था तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिली थी, तो मुझे लग रहा था कि क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। वो कैनवास नहीं मिला था, वो प्रेजेंटेशन नहीं मिला था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। राइट। पर जब फिल्म बन के आती है, जो फाइनल आउटपुट आता है और आप उसमें अपने आप को देखते हो, तो फिर मज़ा आता है, अच्छा लगता है, यार अच्छा तो है, अच्छा तो किया है। जैसे रीजनल मूवीज़ का बड़ा नाम पहले सुना था कि अरे यार सही नहीं होती, या फिर फैमिली के साथ नहीं देख सकते, या उसमें ऐसी वल्गैरिटी होती है। तो क्या मतलब कैसी मूवीज़ आप? यही बहुत बड़ा रीज़न था एग्जैक्टली कि मैं पहले रीजनल फिल्म्स में नहीं आ रहा था अश्विन। राइट। क्योंकि पहले बिफोर लॉकडाउन रीजनल फिल्म्स जो बनती थी वो थिएटर के लिए बनती थी, उसमें कहीं ना कहीं वल्गैरिटी होती थी। पर आफ्टर लॉकडाउन जब रीजनल फिल्म्स के थिएटर्स बंद हो गए
तो उसके बाद फिल्में चैनल पे आने लगी और चैनल पे सेंसर पास होने लगा। राइट। तो जब सेंसर पास होने लगा तो चैनल पे देखने वाली ऑडियंस होती है फैमिली, घर वाले, सबकी बहनें, माएँ। तो उसके लिए सेंसर कुछ ऐसा चीज़ें नहीं पास करता है जो वल्गर हो, जो आप अपनी बहन के या अपनी मम्मी के साथ बैठ के ना देख सको। तो इसलिए वो फिल्में क्लीन हो गई एंड आफ्टर दैट आई थिंक कि मुझे करना चाहिए। एंड मेरी लाइफ में बहुत बार मुझे सही सजेशन गोविंदा जी ने दिया है, चिची भैया ने, कि आकाश ऐसा करो, अभी ऐसा कर सकते हो, ये अच्छा है। तो जब रीजनल फिल्में क्लीन हो गई तो मैंने सोचा कि मैं अब कर सकता हूँ। तो मैंने अभी तक बिफोर यू की करीब 7-8 फिल्में कर ली हैं। मुझे सबसे पहले बिफोर यू में वाइस प्रेसिडेंट बिफोर यू के संदीप सिंह जी ने कास्ट किया, उन्होंने बुला के मुझे चैनल में कास्ट किया। वंडरफुल। हाँ, तो मैंने उनके सपोर्ट से, उनके हेल्प से अब तक 7-8 फिल्में कर ली हैं और सभी फिल्मों का रिस्पांस, ज़्यादातर फिल्मों का रिस्पांस अच्छा गया है, अच्छा गया है। कुछ उनमें से हिट भी गई हैं, किसी पे भी 10 मिलियन से कम नहीं है यूट्यूब पे, और जब चैनल पे आती है तो उसके हाईएस्ट टीआरपी जीआरपी जाते रहते हैं। वेरी नाइस। तो अगर रीजनल मूवीज की हम बात कर ही रहे हैं तो आप बताइए आपके रीजनल मूवीज में सबसे फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं? एक्टर्स, रीजनल फिल्मों में एक्टर्स से ज़्यादा सिंगर्स फेमस होते हैं। तो एज पर दैट मतलब अगर आपने एक्टर पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि निरहुआ जी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और बाकी पवन जी, खेसारी जी, दे आर गुड सिंगर्स। और अगर एक्टिंग के मामले में कहा जाए तो पवन जी एंड खेसारी जी, दे आर गुड सिंगर्स। पर अगर एक्टिंग के मामले में कहा जाए तो सिंगिंग करते करते इनका एक्टिंग पे भी बहुत अच्छा कमांड हो गया। राइट। लाइक तुम लाइक जैसे गाने में इमोशंस होते हैं तो उन इमोशंस की वजह से इनकी एक्टिंग के मूव्स और ज़्यादा आई गेस हाँ अच्छे हो गए, क्योंकि सिंगिंग करके इन्हें चांस मिला स्क्रीन को फेस करने का, कैमरा को फेस करने का। तो उसके बाद इतनी बार उन्होंने कैमरा फेस किया, इतनी बार वो एक्टिंग करते गए, तो बिगनिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। राइट। तो वो करते करते बहुत परफेक्ट हो गए वो लोग भी, एक्टिंग में भी अच्छे हो गए। तो अभी तो पवन जी का हाल ही में गाना भी आया था, जो ठीक खाई थी कसम जो निभाई नहीं। हाँ, अरे सुपर हिट रहा। पवन जी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं और क्योंकि उनका गला, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। एग्जैक्टली, राइट। बहुत कमाल का। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि यू आर लाइक हम सब जानते हैं दैट यू आर अ गुड एक्टर एंड डांस भी करते हैं आप उसके साथ साथ। तो अगर एक्टिंग और डांस नहीं होता तो आकाश क्या होता आज? अगर एक्टिंग और डांस नहीं होता तो आकाश नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी दूसरा ऑप्शन सोचा ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सेकंड ऑप्शन सोचते हो राइट तो पहले में दम नहीं होता। नहीं, जैसे आपके अंदर एक्टिंग का ए है ही नहीं, मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं, आपके घर में कोई एक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्टिंग नहीं करना होता, डांस नहीं करना होता, तो आप क्या कर रहे होते? अभी जॉब कर रहे होते, बिजनेस कर रहे होते, या सीए होते, या कुछ नहीं कर रहे होते? हाँ, किसी और डायमेंशन में अगर मैं एक एक्टिंग के माहौल से नहीं निकला होता, मैं एक एक्टर फैमिली से नहीं होता, ऐसा माहौल नहीं मिला होता, तो हो सकता है मैं जॉब तो बिल्कुल नहीं कर रहा होता, बिकॉज सेम डे सेम चीज़ एवरी डे करना, बार बार एक ही चीज़ करते रहना मेरे से हो नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि मैं बिजनेसमैन होता, कोई धंधा डाल के बैठा होता, कहीं कोई बिजनेस कर रहा होता। अच्छा, आपका रोल अभी तक का फ्रॉम दैट सलाम साहिब टिल नाउ, अगर मैं बोलूँ कि एक बॉलीवुड का एक्टर है उस चीज़ को एक्ट करेगा, तो आप चाहो किस एक्टर को आप पिक करोगे कि उस चीज़ की एक्टिंग करे और क्यों? मुझे लगता है मेरा किरदार मैं बहुत अच्छा निभा सकता हूँ। ओके। मैं खुद भी बहुत अच्छा, वैसे तो बहुत सारे वर्सेटाइल एक्टर्स हैं एग्जैक्टली बॉलीवुड में जो मेरा किरदार मेरे से भी अच्छा निभा सकते हैं। राइट। पर मुझे मेरे से अच्छा तो चाहिए नहीं, मुझे मैं ही चाहिए या मेरे जैसा ही चाहिए जो किसी भी किरदार को उस तरह से निभाए जो वो एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा निभा सकता हूँ, पर अगर एज पर परफॉर्मेंस, एज पर पर्सनैलिटी देखा जाए तो आई थिंक शाहिद कपूर बहुत अच्छा कर सकते हैं। शाहिद कपूर? अच्छा, वाई शाहिद कपूर? क्योंकि जिस तरह से मैं डांस करता हूँ, मैंने उनके बहुत सारे सॉन्ग्स में लाइक मेरा बॉलीवुड पैटर्न, डांस पैटर्न बहुत अच्छा है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे कुछ मास्टर्स ने भी कहा है, गणेश जी ने और टेरेंस जी ने, गीता मैम ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहिद सर के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। राइट। हाँ, तो उनके लिए इजी होगा मेरा कैरेक्टर निभा बहुत कोजी नेचर का, बहुत वाइबी पर्सन है वो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, और उनके जैसे मत मारी सॉन्ग है, लफंगा पुकारे या गुंडा मवाली, तो उसमें उन्होंने जो मज़ा दिया है, जो एग्जैक्टली बॉलीवुड मिक्स किया है, वो अच्छा किया है।
तो जो वो उनके लिए बहुत इजी होगा मेरा कैरेक्टर। एक्सप्रेशंस उनके मतलब टॉप नॉच। हाँ, उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली एक्सप्रेशन की बात करें तो मैंने भी आपके वीडियोस देखे, एक्सप्रेशंस आपके भी वाव होते हैं जब आप स्टेज पे होते हो, जब आप डांस कर रहे होते हो तो राइट। क्योंकि गोविंदा स्टाइल निभाना, जैसे आपने बोला गोविंदा नाम नहीं है, गोविंदा भी एक स्टाइल बन चुका है जो कि लोग कॉपी करते हैं। गोविंदा जी एक नाम तो है ही, साथ ही साथ वो एक डांस फॉर्म भी है। एग्जैक्टली, डांस फॉर्म है वो। तो उस फॉर्म को मुझे नहीं लगता आपसे अच्छा अभी तक मैंने किसी को निभाते हुए देखा है। अरे जिस तरीके से आप एक्सप्रेशन देते हैं, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं उन एक एक वर्ड्स को, राइट, कि नीचे ऊपर गोरी का मकान, अरे 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 की दुकान है, नीचे गोरी का मकान, अरे अरे Yes, like this. तो एक्सप्रेशंस किल करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक सो कि डांस में भी और एक्टिंग में सब कुछ एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। एक्सप्रेशन नहीं तो डांस भी नहीं, बिल्कुल राइट। Definitely. सो इसी के साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं आज के, हम इतनी सारी चीज़ें बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक सजेशन दें, एक जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे, जो कि एक्टिंग का सपना देख रहे हैं और बॉलीवुड तक का सपना देख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो ऐसा क्या गलती कर रहे हैं या फिर वो ऐसा क्या करें कि वो वहाँ तक हिट कर पाए, वो पहुँच पाए वहाँ तक? मुझे ऐसा लगता है कि उनको सही गाइडलाइन की ज़रूरत होती है बिगनर्स को, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि करेक्ट, हम कहाँ जाएं, कहाँ ऑडिशन दें, सही प्लेटफॉर्म क्या है, सही कास्टिंग हाउसेस क्या है, नहीं पता होता बिगनर्स को। तो ये सारी नॉलेज उनको वहाँ से मिल सकती है। जब भी हम लोग फिल्मों के एंड्स रोल देख रहे होते हैं, एंड क्रेडिट देख रहे होते हैं, तो उसमें लिख के आता है प्रोडक्शन हाउस, कास्टिंग हाउस। करेक्ट। तो आपको जो फिल्म या जो वेब सीरीज़ अच्छी लगती है, तो आपको वहाँ से वो निकालना चाहिए कि इस प्रोडक्शन हाउस ने या इस कास्टिंग एजेंसी ने इन एक्टर्स को यहाँ कास्ट किया है। लाइक बहुत सारी बड़ी कास्टिंग एजेंसी हैं, मुकेश छाबड़ा, कास्टिंग बे, बहुत सारी हैं। तो उससे आपको सही एड्रेस मिलेगा कि आप उनके थ्रू आप सही और अच्छा काम पा सकते हैं। और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर वर्क करते रहिए, तब तक वर्क करते रहिए जब तक सांसें चल रही हैं। ये नहीं कि अच्छा काम मिल गया तो वर्क करना बंद कर दिया। एक अच्छा काम मिलता है तो आपकी लाइफ चैलेंजिंग हो जाती है कि अब अगला भी अच्छा देना है, तीसरा भी अच्छा देना है, चौथा भी अच्छा देना है। तो अपने ऊपर हार्डवर्क करते रहिए, अपने आप को जितना हो सके एक्सप्लोर करते रहिए, पब्लिश करते रहिए। आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं इतने सारे, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो आप अपने वीडियोस बनाइए, अपने रील्स बनाइए, अपने टैलेंट को दिखाते रहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इवन बॉलीवुड या इवन हॉलीवुड तक जाने में भी वो आपको हेल्प करेगा। करेक्ट। मैं अभी कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा कि साउथ में रहने वाला एक लड़का जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है, वो विल स्मिथ के साथ वीएफएक्स की रील्स बना रहा है। वाओ। तो मैं ऐसा मानता हूँ, और जो सोशल मैंने मीडिया देखा बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है सोशल मीडिया। आप में कोई टैलेंट है उसको घर पे मत रखिए, उसको जस्ट निकाल दीजिए, उसको पब्लिश कर दीजिए। अपने उस टैलेंट को आज, टैलेंट एंड आइडिया बोथ, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, टैलेंट आ रहा है, उसको आज ही प्लान करिए, राइट करिए और अगले दिन निकाल दीजिए। क्योंकि एक आइडिया, मेरा ऐसा मानना है, एक ही टाइम पे कई लोगों के दिमाग में आता है, करेक्ट, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो आप जब सबसे पहले बजाएंगे तो बाकी सब आपका फॉलोअर्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि आइडिया तो कौड़ी के भाव बिकता है मार्केट में, राइट। इट्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो और कब करते हो, सही वक्त पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। मेरे दिमाग में आइडिया है कि हाँ एक ऐसा दुकान खोलना है, ठीक है, शायद कोई सोच के खोल भी चुका है वहाँ पे, और मैं भी सोच ही रहा हूँ, मैं बोलूँगा 4 साल बाद खोल रहा हूँ, तो दैट आइडिया इज नॉट यूनिक एनीमोर, राइट। और ऐसा करते दौरान कभी कभी डिप्रेशन भी आता है। बहुत कॉमन सी बात है कि इंसान डिप्रेस हो जाता है। करेक्ट। कि मैं इतने टाइम से लगा हुआ हूँ, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और कभी कभी खुद पर डाउट भी होने लगता है कि मैं कर भी पाऊँगा, मेरे से हो भी पाएगा। सबके साथ ये टाइम आता है, सबके साथ आता है, मेरे साथ भी आया था। पर उस टाइम पे आपको कोई अच्छा दोस्त या अच्छा पार्टनर चाहिए होता है जो आपको हमेशा बूस्ट करे, आपको हमेशा ये बताए कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो। पर मेरे लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर नहीं था। पर जब तक मेरे पिताजी थे तो वो मुझे खुल के बोलते थे, नो यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। पर उनके चले जाने के बाद कोई ऐसा नहीं था जो मुझे ऐसा कहे कि तुम कर सकते हो। फिर मैं खुद का दोस्त बना, मैंने खुद से बोला कि नहीं तुम कर सकते हो। और सक्सेस की यही होती है। मैं आज सक्सेस की राह पर हूँ। बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर सक्सेस की यही होती है जो मेरे डैड मुझे बता के गया कि नेवर स्टॉप,
कभी मत रुको, कभी भी नहीं। जैसा कि आपने सारी चीज़ें बताई, तो आपने उसमें एक लाइन बोला कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, राइट? तो कॉन्फिडेंट रहने के तरीके क्या है, मतलब हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ अ पर्सन कैन फील दैट ही इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन, या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, या कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कॉन्फिडेंस में भर के है, तो कैसे ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमेशा कॉन्फिडेंट कैसे रहो। रहो? क्योंकि कभी कभी उसको पता है कि बगल में नेगेटिव है, बगल में कुआं है, बगल में खाई है, तो कैसे तब भी कॉन्फिडेंस कैसे आए? कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉन्फिडेंट रहना खुद पर, क्योंकि बहुत सारी नाकामी देखने के बाद इंसान के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। एग्जैक्टली। इसके लिए शाहरुख खान सर ने बहुत अच्छी बात कही है, शाहरुख खान साहब ने, कि हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ बहुत सारी चीज़ों को वक्त देते हैं, अपने काम को, अपने परिवार वालों को, गर्लफ्रेंड को, बहुत सारी चीज़ों को, पर ख़ुद को वक्त देना भूल जाते हैं। करेक्ट। तो जब आप खुद को वक्त देने लगते हैं, 1 घंटा ही सही, आप खुद से बात करने लग जाते हैं। खुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। खुद से बात करने लग जाते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि आप क्या हैं। एग्जैक्टली। और आप उन यादों को कभी नहीं मिटा सकते अपने अंदर से, अपने आप से बात करके। जब आप सक्सेस हुए थे, राइट, तो आपके अंदर ये सवाल उठता है कि आप अगर तब सक्सेस हुए थे तो अब क्यों नहीं? और अगर जो कमी आ रही है उसको मैं और आप मिलके दूर करते हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो एक्चुअली आपकी बातें सुन के मुझे बहुत कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई, राइट। और मैंने उस चीज़ से कैसे रिकवर किया और कैसे उस चीज़ को एज अ मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ा, मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई। सो एक्चुअली थैंक्स टू यू, ठीक है। वो एज अ मेमोरी भी आना ज़रूरी होता है कभी कभी, राइट। सो येस, we'll wrap up this session and thank you so much for like आप रीजनल मूवीज़ की इंडस्ट्री कैसे काम करती है और आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही है। आई होप कि ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स, जितने भी यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। सो थैंक यू सो मच भैया हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। आप हमसे बातचीत किए, हमने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, एंड आई मस्ट से दैट कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जितने भी यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी नए एस्पायरिंग एक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाला है, क्योंकि आप जानेंगे कि हाँ, एक एक्टर की लाइफ होती कैसी है और कोई इंसान बढ़ता कैसे है। और हाँ, कठिनाइयाँ सबकी लाइफ में आती हैं, जैसे कि इनके लाइफ में आई, जैसे कि मेरी लाइफ में थी, और आपके लाइफ में भी अभी कुछ ना कुछ चल रही होंगी या फिर बीत चुकी होंगी, राइट। तो उस चीज़ से आपको ओवरकम कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ हम लेके आते रहेंगे आपके पास। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और हाँ, ये वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस चीज़ के लिए फेमस है, एक्टिंग को छोड़ के, वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए।